वासनाथ भगवान की जय। बोले श्री रघुनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनुद्दीन ग्रंथ श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। संस्कृत भाषा जिसको गिरवाण भाषा भी कही जाती है और जो देवों की भाषा है, यानी देवलोक की दुनिया के अंदर भी जिस भाषा का प्रभुत्व रहा हुआ है और ऐसी परम पवित्र भाषा यदि कोई है तो संस्कृत भाषा रही। कल हमने जो 7वां और 8वां पाठ उपांत्य गुण और अंत्य गुण उसके संबंध में बात की थी। कई लोगों को इसके अंदर कुछ न कुछ कंफ्यूजन भी था और जिस कारण से आज इसी सब्जेक्ट को संक्षेप में पहले बता देता हूं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः उपांत्य किसे कहा जाता है, अंत्य किसे कहा जाता है? धातु के अंत में जो रहा हुआ है उसे अंत्य कहा जाता है और अंत्य के पहले जो रहा हुआ उसका नाम उपांत्य है। जैसे समझ लो कि 1 से 10 संख्या है तो 10 की संख्या वो लास्ट संख्या वो अंत्य है और 10 के आगे जो 9 की संख्या है उस संख्या को हम उपांत्य कहेंगे। जैसे एक धातु लेकर ही बता देता हूं। निंद धातु है। निंद का संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस ई प्लस न प्लस द। अब यहां पर अंत्य के अंदर जो रहा हुआ है वो द है, उपांत्य में जो है वो न है। अंत्य में द है, उपांत्य में न है, तो यहां पर गुण के कुछ होगा नहीं। सिंपल से नियम है। जब उपांत्य में ह्रस्व नामी स्वर रहे तो ही गुण होता है। ऐसे ही दूसरा कुछ रहा तो जैसे आप हम धातु का करते थे वैसे निंद का आपको कर देना है। अब उपांत्य में ह्रस्व नामी स्वर रहे वैसा मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सुच धातु है, इसके अंदर अंत्य में च है, उपांत्य में उ रहा हुआ है। अंत्य यानी सबसे लास्ट वाला, उपांत्य यानी सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट में उ रहा हुआ है तो यहां पर उ का गुण होगा, उ का ओ हो जाएगा। तो ये उपांत्य और अंत्य को लेकर काफी लोगों को कंफ्यूजन था कि उपांत्य किसे कहते हैं और अंत्य किसे कहते हैं। अब पहला नियम क्या था तो कि विकर्ण प्रत्यय आपके पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। ह्रस्व नामी स्वर आपको 4 बताने में आए। ये 4 ह्रस्व नामी स्वर है। उसमें जो चौथे नंबर का है तो उसके अंदर ल के अंदर रू मिला हुआ है, इसको हटा देते हैं। अब बचे अपने बीच में 3 ई और रू। ये 3 ह्रस्व नामी स्वर है। अह्रस्व जरूर है लेकिन नामी नहीं। अ जो है वो ह्रस्व है लेकिन नामी रहा हुआ नहीं, इससे आ का गुण होगा नहीं। नामी स्वर के अंदर टोटल 12 नामी स्वर, ई से लेकर औ तक
उसमें भी ह्रस्व नामी स्वर तो ये 4 ही है। 4 के अंदर भी रू के अंदर ल जो है और ल के अंदर उसी वाला रू मिला हुआ है, तो इसलिए इसके लिए अलग से कोई नियम नहीं है, इसलिए इसको हमने हटा दिया। तो ये 3 का गुण होगा, ई, उ और रू, बराबर। अब ई का गुण क्या होगा, तो ई का गुण जो होगा वो ये होगा। सेकंड वाला नियम, सेकंड वाला जो नियम है वो नियम बताता है कि ई का गुण ये हो जाएगा, उ का गुण ओ होगा और रू का गुण अर होगा। ये तीनों के गुण क्या होते वो यहां पर बता दिया। इतनी बात अपने 7वें पाठ के अंदर बताने में आई थी, और 7वें पाठ के अंदर ये जो इतनी बातें बताई थी, और 8वें पाठ के अंदर अंत्य का गुण कैसे होता है उसकी बात थी। 7वें पाठ के अंदर उपांत्य का गुण था, 8वें पाठ के अंदर अंत्य का गुण था। अब अंत्य में गुण कब होगा, तो उसके लिए बताया कि ह्रस्व स्वर रहे या तो दीर्घ स्वर रहे, उसमें भी जो गुण होता है वो कितने का होता है, तो कि नामी स्वर चाहिए। नामी स्वर 12 है, 12 नामी स्वर के अंदर जिसका गुण होता है वैसे तो सिर्फ 6 ही रहे हुए, ई, उ, रू और रू, ये बात 6 रहे हुए। ह्रस्व 3 है नामी स्वर, दीर्घ 3 है, कुल मिलाकर 6 होंगे। दोनों का मिश्रण कर 6 नामी स्वर होंगे। अब अंत्य के अंदर, उपांत्य में कंपलसरी आपको ह्रस्व नामी स्वर ही चाहिए। अंत्य में ये 6 में से कोई भी आए तो हो सकता है। दीर्घ ई आएगा तो भी गुण होगा, ह्रस्व ई आए तो भी गुण होगा। जैसे त्रु है, त्रु धातु आपको बताया, त्रु धातु के अंदर दीर्घ नामी स्वर है, रू है, लेकिन रू कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला, सेकंड वन है, यानी दीर्घ है। उसी प्रकार से आपको जी धातु आया था, फिर श्रु धातु आया था, स्मृ धातु आया था और क्षी धातु आया था, जी और एक भू आया था। जितने धातु आपको आए थे उसमें से 2 धातु ये सब अंत्य वाले हैं, ये सब अंत्य में नामी स्वर है। इसमें त्रु और भू में दीर्घ नामी स्वर है, तो यहाँ पर उपांत्य का नियम लगेगा नहीं, और उपांत्य में है भी नहीं। यहाँ पर जी, श्रु, स्मृ और क्षी इतने धातु के अंदर ह्रस्व नामी स्वर है, ये 2 धातु के अंदर दीर्घ नामी स्वर है, बराबर। अब इतनों का गुण होगा। अब कई लोगों ने तो क्रीड और निंद के अंदर भी गुण कर दिया, क्रीड धातु के अंदर भी कईयों ने गुण कर दिया, निंद के अंदर भी गुण कर दिया। अब देखिए पहले से बता देता हूं, उसके बाद का जो सेकंड वन नियम था, वो नियम क्या कहता था कि जैसे समझ लो भी जे था, ज प्लस ए प्लस अ प्लस टी, तो उसके अंदर इसके लिए नियम था कि ए आई ओ औ, जहां पर उ होगा उसका ओ हो जाएगा, ई होगा उसका ए होगा। तो ए आई ओ औ इधर 4 रहे, पीछे कोई भी स्वर रहे, यानी यहाँ पर कोई भी ये 4 संज्ञक शब्द रहे, पीछे के भाग में 14 के 14 स्वर में से कोई भी स्वर आए, पहले ए आई ओ 4 में से कोई भी एक स्वर चाहिए, पीछे 14 में से कोई भी एक स्वर चाहिए। तो उस समय के अंदर क्या होगा, ए का
आय हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का अव होगा और औ का आव होगा। इतना फर्क होगा। अब वो चारों चाल लिख के बता देता हूं किसकी जगह पर क्या होगा। लेकिन इसके लिए कंपल्सरी नियम है कि पीछे कोई भी स्वर आना चाहिए। स्वर आया तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। बराबर, इतना समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये चार नियम के अंदर तो वापिस एक बार मैं ले लेता हूं। नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल उसका तरीका है। आपको खाली ई का ए करना है, उ का ओ करना है और रू का अर करना है। ए ऐ ओ औ के बाद में स्वर आए तो ऐ आय औ और आव करना है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। उसको हमको कुछ लंबा चौड़ा करना नहीं है। बराबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब काफी लोगों ने इसकी साधने का ये वो सब किया होगा। अब उसके रूप क्या होते हैं? जो धातु बताए हैं आपको, 13 धातु इस पाठ में बताने में आए थे। अब 13 धातु में सबसे पहले क्रीड धातु है। ये डस्टर को झटक दो। क्रीड धातु है। क्रीड धातु क प्लस र इज इक्वल टू क्र। आपको प्र के लिए संधि में बताया था, प्र प प्लस र। उसी प्रकार से क प्लस र क्र, दीर्घ ई और ड क्रीड। अब क्रीड के अंदर उपांत्य में क्या है? बोलिए, टाइप कीजिए। क्रीड के अंदर उपांत्य में क्या है? ह्रस्वनामी स्वर है कि दीर्घ है? नहीं, क्या है? आपको ह्रस्व या दीर्घ लिखना है? दीर्घ है। और दीर्घ है इसलिए इसमें गुण नहीं होगा। काफी लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया था? क्रीड़ा में कर दिया। इसका रूप जो है मैं फर्स्ट रूप आपको बता दूंगा, बाकी आगे का आप इजी से समझ लीजिए। क्रीड धातु है तो उसका क्रीड़ा भी नहीं होगा। क्रीड़ा भी रूप होगा। कोई डाउट? अब दूसरा जो धातु आपको दिया था, जप धातु दिया था। जब तक एक चीज ध्यान रखिए, आज कई लोगों के जो प्रश्न थे ना, वो प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे कि बिना सोचे समझ के थे। उनको एक ही है कि हमको ये नियम लगाना है तो लगाना है, लगता है कि नहीं लगता है। नियम की कंडीशन पढ़ना, वो कंडीशन लागू होती है तो हमको लगानी है, नहीं तो नहीं लगाना है। अब जब धातु है तो जब प्लस अ प्लस प है, जब प्लस अ प्लस प है तो अनामी स्वर है ही नहीं, तो यहाँ पर ये नियम लगेगा ही नहीं। सीधा जैसे नम धातु था उसी प्रकार से जपामी हो जाएगा। जब का क्या हो जाएगा? जपामी। तीसरा धातु था जिम धातु, तो उसका आपको पहले से ही बता दिया था मैंने, जेमामी करके होगा। अब धातु आया निम्न धातु। यहाँ पर अंत्य के अंदर अंत्य वाला भी नियम नहीं लगेगा क्योंकि अंत्य में द है। उपांत्य का नियम नहीं लगेगा क्योंकि उपांत्य में क्या है? न है। अंत्य में द है तो नामी स्वर नहीं है।
उपांत्य में न है तो नामी स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुण होगा ही नहीं। सिंपल से क्या हो जाएगा, निंदामी। ओके। उसके बाद में धातु आया था भ्रुस धातु। भ्रुस धातु के अंदर रू रहा हुआ है, वो ह्रस्व है कि दीर्घ है? ह्रस्व है कि दीर्घ है? भ्रू के अंदर ह्रस्व है, तो यहाँ पर नामी स्वर का गुण होगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, तो वर्षामी हो जाएगा। बराबर। उसी प्रकार से सुच धातु है, उधर भी ह्रस्व नामी स्वर है, तो सोचामी हो जाएगा। उसी प्रकार से जी धातु है, जी धातु के अंदर क्या है, अंत्य के उपांत्य। जी धातु में नियम कौन सा लगेगा, उपांत्य का कि अंत्य का? उपांत्य का नहीं पुण्यशाली, अंत्य का नियम लगेगा। और अंत्य का नियम लगकर क्या होगा, तो कि जयामी हो जाएगा, जी धातु का जयामी। बराबर। उसके बाद में त्रु धातु है, त्रु धातु में ह्रस्व है कि दीर्घ है? त्रु धातु में क्या रहा हुआ, दीर्घ है, दीर्घ। अब वो वहां पर उपांत्य है कि अंत्य है? अंत्य है, अंत्य है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, तो फिर तरामी हो जाएगा। उसके बाद में धाव धातु है, धाव धातु में उपांत्य क्या है, धाव धातु में उपांत्य क्या है, अ नहीं है, आ है। अब उसका गुण होगा कि नहीं? नहीं होगा, सीधा जैसे लम धातु था तो नमामि होगा, भाव का धावामी हो जाएगा। बराबर। फिर भू धातु है, भू धातु के अंदर उपांत्य है कि अंत्य है? उपांत्य और अंत्य का अंत्य है, अंत्य है और दीर्घनामी स्वर है, तो भवामी हो जाएगा। बराबर। उसके बाद में श्रु धातु है, उसका सरामी होगा। श्रु धातु है, स्मरामी होगा। और लास्ट में क्षी धातु है, जिसका क्षयामी होगा। बराबर। सब धातु का क्लियर हो गया, पूरे के पूरे रूप समझ में आ गए ना? एक चीज ध्यान रखिए, आपको कोई भी नियम आता है, वो नियम लगता है तो ही आपको लगाना है, जोर जबरदस्ती कर कर नियम लगाना नहीं। आपको बताया गया कि फलानी सब्जी बनाना है, तो उसके अंदर ये चीज डाली जाती है, रेसिपी होती है ना। कुछ भी खाना आपको बनाना है तो उसकी रेसिपी होती है। अब वो खाना रहे तो वो नियम लगेगा, वो खाना पकाना रहेगा तो वो चीज मिलानी होगी, लेकिन आप खाना ही दूसरा बना रहे तो उसमें वो नियम कहाँ से लगेगा? इसलिए जहां पर जो नियम क्या कहता है उसको पहले तो बराबर से समझना, समझने के बाद में फिर निर्णय करना कि ये नियम अभी इसमें लगता है कि नहीं। जो भी धातु आता है उसके अंदर सबसे पहले हमें सोचना है कि इसमें क्या रहा हुआ है। बराबर। सब धातु के 13 धातु के रूप करके बता दिए। अब एक करके बता, 9 के 9 करके बताना जरूरी है कि एक बस है ना?
नहीं तो नहीं गुरुजी, आपको तो पूरी हम एक्सरसाइज करवाएंगे। क्या करेंगे? एक बस है, क्रीडामि क्रीडामः क्रीडामः क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथः क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, इस प्रकार से उसके रूप बनेंगे। बराबर। अब देखिए आगे, संस्कृत का अनुवाद आपको करना था, संस्कृत का अनुवाद करना था। अब यहाँ पर मैं बोलता जाऊंगा, आपका गलत रहे तो आप सुधारते जाइएगा। वे बरसते हैं, क्या सेंटेंस होगा? ते वर्षन्ति, क्या होगा? ते वर्षन्ति, वे बरसते हैं। सेकंड नंबर के अंदर था हम दोनों जाप करते हैं, आवाम जपा वह। थर्ड नंबर के अंदर था हम खेलते हैं, वयम क्रीडामः, वयम क्रीडामः। तुम घूमते हो, तुम घूमते हो। यूयम अटथ, यूयम अटथ, हम चलते हैं। हाँ देखिए, तुम घूमते हो के अंदर दो बात होगी। यदि तुमको आप बहुवचन लेते हो तो त्वम अटसी, और तुम सब लेते हो तो यूयम अटथ, हम चलते हैं। वयम चलामः, तुम दोनों शोक करते हो, तुम दोनों। युवाम सोचा सोचतः, हम दोनों हैं, हम दोनों हैं। आवाम भवावह, भवावह, भवामह नहीं, भवावह। फिर तुम दूर हटते हो, ते नहीं आएगा, तुम दूर हटते हो। ते, तुम दूर हटते हो। त्वम सरसी, बराबर। वे दोनों खाना खाते हैं, वे दोनों खाना खाते हैं। जल्दी से लिखिए, वे दोनों खाना खाते हैं। वे दोनों हैं, वह दोनों नहीं है। आप मिच्छा बराबर, वे दोनों, तुम दोनों नहीं, वे दोनों। तौ जिमतः, तौ जिमतः, बराबर, ये हो गया। अब हिंदी में अनुवाद करना है संस्कृत का हिंदी। सवर्षति, वह बरसता है। ते जेमंती, वे सब खाना खाते हैं। क्रीडंती, वे सब खेलते हैं। युवाम निंदथः, तुम दोनों निंदा करते हो। अहम रक्षामि, मैं रक्षा करता हूं। त्वम अटसी, तुम घूमते हो। अहम जयामि, मैं जय प्राप्त करता हूं। आवाम स्मरावह, हम दोनों स्मरण करते हैं। वयं तरामह, हम सब तैरते हैं। और त्वम धावसी, तू दौड़ता है। बराबर हो गया। आठवां पाठ क्लियर, सातवां और आठवां पाठ। अब किसी को इसमें डाउट रहे तो बोलिए।
और एक चीज ध्यान रखिए, आपके लिए ग्रुप मैंने पहले तो सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते थे, आज से आप हर कोई मैसेज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ संस्कृत भाषा के संबंध के ही। उसके अलावा आपने यदि मैसेज किया तो ग्रुप से सीधा निकाल दिया जाओगे। किसी भी प्रकार का धार्मिक मैसेज भी इसमें नहीं चलेगा। कोई भी मैसेज आया बिना क्लास का तो उसको सीधा ग्रुप से आउट कर दिया जाएगा, फिर 1 महीने के बाद ही आप ज्वाइन हो सकोगे ग्रुप में। ये खास ध्यान रखना, ग्रुप के अंदर सिर्फ संस्कृत भाषा संबंधित आपको मैसेज करना है। और एक चीज ध्यान रखें कि जिनको भी ध्यान रहे तो उसका आप जवाब दे दीजिए, जिनको भी, क्योंकि मैं मैसेज कम देखता हूं, इसलिए जिनको भी ध्यान रहे तो फटाक कर उसका जवाब दे दीजिएगा, या तो उसको फोन कर आप बता दीजिएगा। किसी भी प्रकार से किसी को हम पढ़ने में सहायक बनेंगे तो हमारा भी क्षयोपशम अच्छा होगा, बराबर है। तो इस प्रकार के हमारे रूल्स हैं। दूसरी एक बात, कल से हमारी क्लास YouTube पे होगी। काफी लोगों को जूम आईडी पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम बहुत हो रही है, और जिस कारण से कल से हमारी क्लास YouTube में होगी, जिनकी लिंक मैंने ग्रुप में भेज दी है, जैसे आप, फर्क कितना पड़ेगा? फर्क मुझे पड़ेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो सिर्फ रोहित गुरुजी दिखते तो वहां पर भी रोहित गुरुजी दिखेंगे, मुझे कोई दिखेगा नहीं। अभी क्या हो रहा है, जिसको भी मुझे देखना है, जिसका वीडियो ऑन है तो वो मुझे दिखाई देता है, लेकिन वो व्यक्ति मुझे नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन थोड़े दिन हम YouTube में चलाकर देखेंगे, बराबर है। तो कल से यानी सोमवार से जो अपनी क्लास होगी वो YouTube पे होगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो कि पहले ही जब क्लास का डिसाइड किया था तभी हमने सोचा था कि अपनी क्लास हम YouTube पे ही करेंगे, लेकिन फिर सोचा कि 1 महीना जूम में करके देख लेते, क्योंकि जूम का हर महीने का 6000 के करीब हर महीने का जूम का लगता है, और फालतू में यानी 72,000 अपन को वेस्ट करना, उससे अच्छा है कि YouTube में अपन को ऐसे ही हो जाएगा, ताकि उसका जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो अपन इनाम के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जाम वगैरह जो होगी तो उसके अंदर उसके सबको प्राइज दिए जाएंगे। ये एक चीज ध्यान रखिए, हमने प्रोफेशनल बेस से ये संस्कृत नहीं सिखा रहे हैं। संस्कृत जो सिखा रहे हैं, जो संस्कृत प्रोफेशनल बेस से सिखा रहे हैं, वो तो महीने का 5-5, 7-7 हजार रुपया ले रहे। अपन ने 1100 रुपया लिया है, वो इसलिए लिया है कि लास्ट तक आप जुड़ कर रहो। फ्री रहेगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और इसके आधार पर जो एग्जाम होगी और एग्जाम तक जो टिक कर रहेंगे तो उनको ये राशि जो है एग्जाम देने वाले को वापिस अपन उसके हिसाब से इनाम आदि देने का वगैरह सोच रहे। आज आचार्य भगवान से काफी चर्चा अपनी हुई थी, 2-4 मेंबर उनके पास में आए होंगे कि भाई क्यों पैसा ले रहे हो, आप तो ये पैसा लेकर सिखा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि 1100 रुपये में आपको कोई भी 6 महीने तक सिखाएगा नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन ये इसलिए हमने 1100 लिए हैं कि भाई उसके माध्यम से क्या होगा, अपने आप कंटिन्यू लास्ट तक जुड़कर रहोगे। बाकी मेरा तो नेचर ऐसा है, मेरी 4 महीने से लगभग ऑनलाइन क्लास चल रही है, कहीं पर भी एक भी क्लास का 1 रुपया भी रखा नहीं है, इसका भी फ्री में ही रखने का सोचा था, लेकिन आचार्य भगवंत ने ही प्रेरणा दी कि फ्री में रखा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आज भी सब महात्मा मिले हुए थे, उस समय में भी चर्चा हुई तो अन्य महात्माओं ने भी बोला कि नहीं, कि इसका कुछ न कुछ तो लेकर ही सिखाना चाहिए। इसलिए ये गलत फहमी आप मत रखिए कि वे हमारे से ये फीस ले रहे, ये सिर्फ टोकन है, फीस है नहीं। फीस लेने में जाऊंगा तो आप 10,000 महीने का दोगे तो भी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं है।
और अब 9वें और 10वें पाठ के अंदर हम प्रवेश करते हैं। संस्कृत की पहली बुक का सबसे इजी पाठ रहे तो ये दोनों पाठ रहे हुए, बराबर। अब 9वां पाठ है, पहला गण आपका यहाँ पर पूरा हो गया। फर्स्ट गण जो था ना वो यहाँ पर पूरा हो गया। अब आगे आगे जो कोई जो शब्द धातु आएंगे वो पहले गण के पूरी बुक में आते रहेंगे, दूसरी बुक में भी आते रहेंगे। हर एक जगह पर पहले गण के धातु आएंगे, लेकिन धातु जब आप याद करते हो ना तब आपको क्या धातु याद रखना है? जी धातु। पहला गण जय हूँ जय पामू छू, मैं जय प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार से याद किया रहे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। गण आपने याद नहीं रखा तो रूप में पूरा का पूरा गड़बड़ी होने की संभावना रहती है, बराबर है। अब आज से आपको आज जो गण होंगे, चौथा गण और छठा गण, दो गण आपको बताया जाएगा। कितना समय रहता है वो देखते हैं। तो अब सबसे पहले चौथा गण अपन प्रारंभ करते हैं। पहले गण का विकर्ण प्रत्यय क्या था? पहले गण का विकर्ण प्रत्यय क्या था? अ था, बराबर। अंति वो तो प्रत्यय था, वो प्रत्यय पहले गण में, चौथे गण में, छठे गण में, पांचवें गण में, सब में एक ही रहेंगे, कोई वहां पर चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा? बीच वाला विकर्ण प्रत्यय चेंज होगा। अब यहाँ पर चौथे गण के धातु नीचे आपको दिए हुए करीब 10 धातु नीचे दिए, उसमें से अपन कुप धातु का लेते हैं। कुप यानी क्रोध करना। कुप का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना। हमारा नेचर है, बाकी कुछ नेचर है कि नहीं है, लेकिन हमारा नेचर है क्रोध तो करना ही। क्रोध आता ही है। और क्रोध कब आता है? जल्दी आता है कि देरी से आता है? यहां तक जब आता है तब क्रोध आता है कि छोटी सी बात में भी क्रोध आ जाता है? छोटी सी बात में भी। हाँ, पहले नंबर में कैसे थे हम? जब शादी हुई तब क्या थे? चंद्रमुखी। फिर बने, एक बच्चा होने के बाद में सूर्यमुखी बन गए। और फिर शादी की लाइफ 2-4 साल व्यतीत हुई, फिर क्या बन गए? ज्वालामुखी। अब तो बात बात में आग होती है। तो पहले नंबर में अपन कुप धातु का रूप ले लेते। कुप धातु कुप, यहाँ पर भी संधि के नियम, ये साधनी का बनेगी वो कैसे बनेगी, रूप बनेगा वो कैसे बनेगा? फर्स्ट नियम, चलिए फर्स्ट नियम हम कौन सा लगाते थे? फर्स्ट नियम कौन सा लगाते थे? जैसे हमने नमामि बनाया था, फर्स्ट नियम कौन सा? क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। फर्स्ट नियम तभी कुप आएगा। दूसरा नियम कौन सा लगेगा? वर्तमान काल का निर्देश करने के लिए धातु को वर्तमान और विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय वो नहीं लगेगा। तीसरा नियम कौन सा लगेगा? परस्मैपदी पदी धातु को परस्मैपद पद प्रत्यय लगते हैं। बराबर। ये 4 नियम, 3 नियम तो आपको लग जाएंगे। फिर चौथा नियम हम वहां पर लगा देते कि ती विग्रह प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता, लेकिन वो पहले गण के लिए नियम था। अब आपको चौथे गण का नियम लगाना है। चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है। बराबर, कुप प्लस या प्लस मी। अब सेकंड वन नियम कौन सा है? तो कि यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं का गुण होता नहीं। नहींतर 7वें और 8वें पाठ का नियम लगता था, लेकिन
अब वो पांचवा नियम आएगा, चौथे गण को धातु को यह विकरण प्रत्यय पर लगने पर गुण होता नहीं है, इसलिए कुक प्लस या प्लस मी। अब बोलिए क्यों, कौन सा नियम लगेगा? कुक प्लस या प्लस मी, आगे कौन सा नियम लगेगा? हाँ, अ का आ होगा, म और व से बराबर, म और व से शुरू होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो। अब यहाँ पर अ है कि नहीं? अ तो है ही नहीं, यह है, तो फिर आ का आ कैसे होगा? मैं भी गलती कर बैठा, तो कुप्यामी नहीं होगा, कुप्यमी होगा ना। एक चीज ध्यान रखिए, य प्लस अ इज इक्वल टू य होगा, तो य में अ है कि नहीं? य में आ रहा हुआ ही है ना, इसलिए क्या होगा, म और म से शुरू होने वाले प्रत्यय के पूर्व में अ का आ हो जाएगा। लास्ट नियम, निर्विजय विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। क्या रूप हो जाएगा? कुप्यामी, बराबर। ये समझ लो, कुप धातु पहले गण का होता तो उसका क्या होता था? कुप पहले गण का होता तो उसका रूप क्या होता? कोई नहीं, हाँ, कोपामी होता था, कुप का कुप हो जाता था, कुपांत्य में रस्वनामी स्वर था तो उसका गुण हो जाता था और गुण होकर कुप का कोपामी होता था। लेकिन आपको 9वें पाठ का सेकंड वन नियम आ गया और वो नियम ने आकर क्या किया, क्योंकि तो वहां पर उनको गुण होने देता नहीं है, बराबर। तो नीचे सब चौथे गण के धातु दिए हुए हैं, उसके अनुरूप आप रूप बनाइएगा। अब छठा गण, ये दोनों गण बहुत ही सिंपल है। अब छठा गण, छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। पहले गण के धातु को भी अविकरण था, छठे गण के धातु को भी अविकरण है। फिर सेकंड वन नियम दे दिया, छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगने पर गुण होता नहीं। क्या होता नहीं है? गुण होता नहीं। अब देखिए, आपने जो इसकी जो साधनिका बनेंगे, रूप बनेगा, जैसे चौथे गण का हुआ था वही के वही नियम छठे गण में भी लगेंगे। छठे गण के अंदर भी वही के वही नियम लगेंगे, सिर्फ फर्क क्या होगा, वहां पर चौथे गण का लगता था, इधर कौन से गण का लगेगा? छठे गण का लगेगा। बाकी सब सेम होगा। फिर भी एक मैं कर बता देता हूं, जैसे मिल धातु पहला धातु दिया हुआ है, मिल यानी मिलना, बराबर। पहला नियम क्रियावाचक, दूसरा नियम वर्तमान काल, तीसरा नियम परस्मैपदी, मिल प्लस थस, बराबर। 3 नियम लग गया। चौथा नियम क्या लगेगा? छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। मिल प्लस अ प्लस थस,
छठे गण का धातुओं को अधिकरण प्रत्यय लगने पर गुण नहीं होता है, यही का यही रहेगा। बराबर। फिर कौन सा नियम लगेगा? छठा नियम बोलिए, छठा नियम कौन सा लगेगा? स का र कब होता है? पद के अंत में स हो तो उसका र होता है। अभी तक तो पद तो बना ही नहीं है। आ का लोप, इसमें डबल आ है ही नहीं, तो किसका लोप तो करोगे? थोड़ा दिमाग लगाकर जवाब दीजिए। म से शुरू होने वाला प्रत्यय नहीं है तो म का व कहां करेंगे? नियम कौन सा लगेगा? छठा नियम। ती वगैरह विभक्ति के प्रत्यय जिन्हें लगे हो उनको पद कहते हैं। मिलथस क्या होगा? मिलथस। अब क्या नियम लगेगा? अब नियम कौन सा लगेगा? सकार पद के अंत में स हो तो उसका नाम होता है। मिलथर। अभी पद के अंत में रहे हुए र का विसर्ग मिलथ। बराबर। इस प्रकार से चौथा गण, छठा गण, ये दोनों गण के अंदर किसी भी प्रकार का गुण या तो कुछ भी होता नहीं है, सिर्फ प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगने से सीधा सीधा रूप बन जाता है। खाली जो नियम लगता है तो जो अ का आ करने का, अ का लोप करने का, स का र आदि नियम लगकर सिंपल प्रक्रिया होगी, लेकिन मिल का गुण होगा नहीं। गुण होता तो क्या हो जाता था? मिलथ होता था, मिलामी मिलावह, लेकिन मिलामी नहीं होगा। मिलामी मिलावह मिलावह मिलसी मिलतः मिलथ मिलती मिलतः मिलंती, इस प्रकार से उसके रूप होंगे। चौथे गण के रूप जो होंगे कुप्यामी कुप्यावह कुप्यामह कुप्यसी कुप्यतः कुप्यथ कुप्यति कुप्यतः कुप्यंत कुप्यंती। बात समझ में आ गया सबको? आज तो बहुत इजी लगा होगा सबको। कैसे मालूम होता है कि ये कौन से गण का है? तो उसके लिए तो आपको जब धातु, ऐसे धातु का पूरा कोर्स रहा हुआ है, उसको देखते तो वहां पर बताया कि पहले गण की ये, चौथे गण की ये, दूसरे गण की ये, छठे गण की ये, 10वें गण की ये है, और उसका पूरा दिया हुआ है। या तो डिक्शनरी में ढूंढना, या फिर अब वो तो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन अभी सिंपल से आपको क्या करना है, जितने जितने धातु आपको आते जाते हैं वहां पर ही आपको बता दिया जाता है कि ये कौन से गण का है। और इस तरीके से हम याद रखेंगे कि भाई ये पहले गण का है, चौथे गण का है, छठे गण का है, 10वें गण का है, कौन से गण का है वो हम याद इस प्रकार से रखेंगे। बराबर? कोई डाउट? चलिए, सात्विक जन कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनको प्रश्न पूछ लेते हैं। मंजू गुलेचा, प्रश्न जितना हो उतना शॉर्ट में पूछने का रखिए।